जय हिंद। ये इकोनॉमिक्स का प्रीवियस इसका क्वेश्चन है। और भाई आप सभी लोगों से मुंह मत लगाया करो, क्योंकि लंबी दूरी तय करने वाली जो गाड़ियां होती है ना, वो सभी स्टेशन पर नहीं रुका करती है। आप जिस काम में लगे हुए हो, चुपचाप आप अपने काम पर फोकस करो। दुनियादारी के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आप अभी खुद के बारे में पहले सोचो कि मेरा क्या हो सकता है, सो उसके बाद दुनियादारी के बारे में सोच लेना। ठीक है। और झूठ मूठ इधर की उधर बातें बिल्कुल नहीं करना है। आप अपने टारगेट पर फोकस करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ा खुद पर यकीन करो, खुदा पर यकीन करो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है? और प्रीवियस इस क्वेश्चन पर कमांड करके रखिए, काफी ज्यादा आपको फायदा देखने को मिलेगा। आप खुद अगर रेगुलरिटी मेंटेन करके रखे हुए होंगे तो आपको यकीन होगा, हो गया होगा कि हाँ, हमें फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ऐसे ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या बोला गया कि भारत में कर्मचारियों की महंगाई भत्ता, यानी महंगाई भत्ता को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डियरेंस अलाउंस बोलते हैं। डियरनेस अलाउंस, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं? महंगाई भत्ता बोलते हैं। ये महंगाई भत्ता आखिर कैसे दिया जाता है? जैसे में आप जब ड्यूटी कीजिएगा, जब आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी, तब आपको डीए दिया जाएगा। आप सुनते होंगे कि डीए कितना मिला भाई, ऐसा पूछते हैं ना कि डीए कितना मिला भाई। तो डियरेंस अलाउंस इसको बोलता है, डियरनेस अलाउंस इसको बोलता है, यानी महंगाई भत्ता। पूछते हैं नहीं, सब कुछ पूछते होंगे, लेकिन इनका पूरा नाम नहीं पता होगा। ठीक है। अब देखिएगा, ये कब मिलता है? तो जैसे में कोई सामान खरीदते हैं, तो हम या आप जो सामान खरीदते हैं उसी के आधार पर ना सरकार महंगाई भत्ता देगी। जैसे में अब हम जाकर के नमक खरीदा, तो पहले मिलता था नमक हमको 10 रुपये में, अब आज हमको मिल रहा है 15 रुपये में। तो यानी हम जो खरीद रहे हैं उसी पर सरकार महंगाई भत्ता देगी। ऐसा तो थोड़ा नहीं है कि थोक वाला में रखा हुआ है भंडार में, उसके आधार पर हमको महंगाई भत्ता, क्योंकि हम महंगा खरीद रहे हैं। पहले खरीदते थे 10 रुपये और आज खरीद रहे हैं 15 रुपये। तो कहिएगा कि हमको तो 5 रुपया महंगा मिल रहा है। ठीक है। तो महंगा मिल रहा है, तो अब इसी आधार पर क्या होता है कि सरकार सभी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है, यानी डीए देने का काम करती है। डीआरएस अलायंस, डियरनेस अलाउंस देने का कौन काम करती है? ये काम करती है सरकार, काम करती है। तो किसके आधार पर देती है? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर। तब आपके दिमाग में एक बात और घटेगा कि अच्छा, ऐसा बात है। तो आप मान करके चलिए कि कभी कभी प्याज के दाम आपको 200 रुपये केजी हो जाता है। ठीक है। और अभी प्याज के दाम मान करके चलिए कि अभी मान के लिए प्याज का दाम कितना है? 50 रुपया है। अभी प्याज का दाम कितना है? 50 रुपया है। और पिछला साल हमें जो, जैसे अब देखिए 2023 का ही मान लेते हैं, 2024 का मान लेते हैं। अब मान लीजिए कि 2023 में प्याज का दाम 200 रुपये केजी था। ठीक है। और 2024 में प्याज का दाम कितना केजी है? 50 रुपये केजी है। तो सरकार हमको इतना 150 रुपये का महंगाई भत्ता देगी? नहीं। ठीक है कि फिर कह नहीं देगी, क्योंकि हम पिछला साल तो 200 रुपये केजी खरीदे थे। तो सरकार एक बेस ईयर तय की हुई है। तो बोलिए कि बेस ईयर क्या होता है? तो देखिएगा, बेस ईयर क्या होता है ना, कि जिसमें न किसी भी चीज का ना ज्यादा बढ़ा हो दाम और ना घट गया हो, तो कोई वर्ष वैसा चुना जाता है। ठीक है। तो यही सीपीआई का, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर की अगर हम बात करते हैं, तो इसका बेस ईयर क्या है? 2012। अब समझ में आ गया? यानी सरकार जो आपको डीए देने का काम कर रही है, तो मान लीजिए कि आप चावल इतनी घड़ी 100 रुपये किलो खरीद रहे हैं, और 2012 में देखेगी वो सरकार कि 2012 में उस चावल का कीमत कितना था। अगर 2012 में देखी कि हाँ, इस चावल का कीमत 80 रुपये था, तब आपको इसके हिसाब से जितना डीए बनना चाहिए उतना बढ़ा करके देगा। यानी आज जो वैल्यू है उसका तुलना किससे करेगी? कौन से वर्ष से? 2012 से करेगी कि 2012 में इस चीज का कीमत कैसे था। अब समझ में आ गया? ऐसा नहीं कि 2015 में कीमत 2015 में कीमत अगर 100 रुपये केजी था और आज भी 100 रुपये केजी है, तो नहीं बढ़ाएगा जी, नहीं। एक बेस ईयर तय किया गया है। ठीक है। ये बेस ईयर क्या है? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर 2012 है। तो ये भी पूछा जाता है कि सीपीआई का बेस ईयर क्या है? तो 2012 है। समझ में आ गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के, और जो चैनल का नाम है वो सर्च कर लीजिएगा, वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। चलिए, तो सीपीआई इसका क्या हो जाएगा? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात करते हैं इसका बेस ईयर की, बात करते हैं तो इसका बेस ईयर क्या है? तो 2012 है। ठीक है। चलिए, आगे क्या बोला गया है कि भारत में किस बैंक की शाखाएं सबसे अधिक है, यानी सबसे ज्यादा ब्रांच कौन से बैंक के है? ठीक है, यही पूछा गया है ना। तो सबसे ज्यादा बैंक की ब्रांच की अगर हम बात करते हैं, तो एसबीआई का है। किसका है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। तो अब आपके दिमाग में एक बात और घूम जाता है कि अच्छा, एसबीआई है,
तो एसबीआई का सरकार ने राष्ट्रीयकरण किया था ना, तो कहिए कि हाँ हाँ बिल्कुल। तो इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1 जुलाई 1955 ईस्वी को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तो अच्छा, और इसके पहले इसका नाम क्या था एसबीआई का? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम था, ठीक है। तो उसके बाद 1 जुलाई को सरकार राष्ट्रीयकरण कर लेती है। इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा। तो देखिएगा, राष्ट्रीयकरण कहने का मतलब क्या हो रहा है ना, कि सरकार अपने कब्जे में कर लेती है कि भैया अब ये मेरा हुआ। मान ली कि राष्ट्रीयकरण, आपने कोई कंपनी खोला था और अब बहुत अच्छा खासा कंपनी चल गई है, करोड़ों अरबों में टर्नओवर कर रही है, और सरकार उसको राष्ट्रीयकरण कर लेती है कि अभी कंपनी मेरी हो गई है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि राष्ट्रीयकरण का मकसद ये होता है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है, यानी देखिएगा, ठीक है। चलिए अब क्या बोला गया, यानी प्राइमरी सेक्टर की बात किया गया है, सेकेंडरी सेक्टर की बात किया गया है, और एक और क्या है, टर्शियरी सेक्टर की बात किया गया है, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से चीज आते हैं? तो देखिएगा, प्राइमरी सेक्टर में जिससे जो पर्यावरण पर डिपेंड करता हो, ठीक है, जो जिससे हम, आप ठेठ में समझ सकते हैं इसको, कि हम उससे क्या कर सकते हैं कि कच्चे माल का उत्पादन कर सकते हैं। नहीं समझ में आया? अभी हम समझाते हैं। जैसे में आप मान करके चलिए कि आप कपास का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। तो कपास एक कच्चा माल है, ठीक है। अब ये कपास से क्या करेगा? कपड़ा बनेगा। तो कपड़ा बनने के लिए सेकेंडरी सेक्टर में जाएगा, यानी कपड़ा, कपास से अगर कपड़ा हमने बना दिया तब ये सेकेंडरी सेक्टर में, और सेकेंडरी सेक्टर में अब यही कपड़ा को बेचा जा रहा है तो ये टर्शियरी सेक्टर में। अभी भी समझ में नहीं है? अभी हम समझाते हैं, ठीक है। चलिए अभी भी हम समझाते हैं। देखिएगा, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर की बात करते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या होता ना है कि जैसे में आप कृषि आ गया, ठीक है, एग्रीकल्चर आ गया, ठीक है, खनन आ गया, उत्खनन आ गया, ठीक है, मत्स्य पालन आ गया, मुर्गी पालन आ गया। ये सब जो आपको देखने को मिल रहे हैं ना, जो पर्यावरण से डायरेक्ट रिलेटेड होना, वो सब प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत में आता है, ठीक है। अब सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत में, जैसे मैं प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत में चावल गेहूं भी उपजाव कीजिएगा, तभी चावल जो आप उत्पादन किए हैं, तो आप मान लीजिए गेहूं आपने उत्पादन किया है, तब आप उसको बिस्किट बनाना चाहते हैं। तो बिस्किट बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा? बिस्किट बनाने के लिए आप फैक्ट्री में लेके जाइएगा, और फैक्ट्री जो क्या करेगी कि उस गेहूं का बिस्किट बना देगी। तो ये जो प्रोसेस यहाँ पे हुआ, ये सेकेंडरी सेक्टर में हुआ, ठीक है। तो यानी आप कह सकते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर में कौन कौन आते हैं? तो निर्माण आता है और विनिर्माण आता है। इसीलिए सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। टर्शियरी सेक्टर, जिसको सेवा क्षेत्र हम लोग बोलते हैं, टर्शियरी सेक्टर को क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र। जैसे में आपके पास में, आप जब नौकरी कर लीजिएगा, कर्मचारी बन जाइएगा, तब आप टर्शियरी सेक्टर में आ जाइएगा, ठीक है। अभी तो खैर बेरोजगार हैं, लेकिन उस समय जब कर लीजिएगा तब कहाँ पे आ जाइएगा? आप टर्शियरी सेक्टर में आ जाइएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आप डॉक्टर को देख रहे हैं, वकील को देख रहे हैं, ठीक है, एडवोकेट जिसको आप बोलते हैं। फिर उसके बाद में टीचिंग लाइन है। ये सभी के सभी आपको कहाँ को देखने में मिले? आप रेस्टोरेंट कोई खोले हुए है, कोई होटल चला रहा है, कोई कोई टेम्पू चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, ठीक है। ये सभी के सभी जितना है, कोई 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 मंत्र मार रहा है, भी देखे होंगे, तो वो सभी के सभी आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा? ये सभी के सभी आपको टर्शियरी सेक्टर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यही पूछा गया है, ठीक है। अब एक चीज और हम बता देते हैं यहाँ पे, कि जो प्राइमरी सेक्टर में जो लगे हुए जो व्यक्ति होते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो रेड कॉलर जॉब, यानी प्राइमरी सेक्टर के जो लेबर होते हैं ना, जो व्यक्ति इसमें काम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो रेड कॉलर जॉब, ठीक है। और सेकेंडरी सेक्टर में जो लगे हुए होते हैं, यानी सेकेंडरी सेक्टर में कौन कौन? निर्माण और विनिर्माण आता है। तो सेकेंडरी सेक्टर में दो तरह के व्यक्ति लगते हैं। एक भोंदा, जो लेबर है, चुपचाप खाली कड़ाही उठाएगा, गिट्टी यहाँ कहाँ फेंकना है जी, वहां फेंक दो, ठीक है। और एक होता है थोड़ा सा तेज, ठीक है। तो जो कुशल श्रमिक है, जिसको मतलब है कि तेज जो लेबर है, उसको बोलते हैं व्हाइट कॉलर जॉब। और जो भोंदा बकाल के है ना, उसको क्या बोलते हैं? तो ब्लू कॉलर जॉब, ठीक है। उसको वो क्या बोलते हैं? ब्लू कॉलर जॉब। भोंदा को ब्लू, और जो तेज थोड़ा जो लेबर है उसको बोलते हैं क्या? व्हाइट, ठीक है। चलिए ये बताना था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? अब आपके सामने सही है, देखिएगा, प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है, नहीं है पूछा गया है। तो प्राथमिक में कृषि आएगा, खनन आएगा, मछली पालन आएगा। व्यापार कहाँ पे आ जाएगा आपको? ठीक है, ये व्यापार कहाँ पे आ जाएगा आपको? टर्शियरी सेक्टर में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, होटल वगैरह खोले हुए थे, व्यापार कर रहे थे ना आप। चलिए अब यहाँ पे तो हो गया, आगे देखते हैं। क्या बोला है कि भारत में स्थित इस्पात निर्माण की सबसे बड़ी सार्वजनिक कंपनी कौन सी है? देखिएगा, इस्पात की जो सबसे बड़ी निर्माण कंपनी है वो क्या है? तो सेल है।
ये सेल का पूरा नाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका क्या होता है, पूरा नाम होता है। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसका स्थापना क्या होता है 1973 को। इसका हेड क्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो हेड क्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में इसका आपको देखने को मिलेगा, इसका हेड क्वार्टर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले पे, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेल कहाँ गया, यहाँ पे। बात करते हैं अब टाटा की, तो टाटा का स्थापना कब हुआ था, तो 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा ने किए थे जमशेदपुर में, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, भेल की, ठीक है। तो भेल का स्थापना की बात करते हैं तो इसका स्थापना कब हुआ था, 1964 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। आगे क्या बोला गया है कि आरबीआई निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के बिजनेस को संपादित नहीं करती है। तो आप खुद जानते होंगे कि पहले कब का क्वेश्चन है, 16 का, तो पहले जो आर्टिकल 370 लगा हुआ था जम्मू कश्मीर में, कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि रुपये की तुलना में निम्नलिखित में से किस मुद्रा का मूल्य सबसे अधिक है। देखिएगा अगर हम पाउंड की बात करते हैं तो पाउंड यानी 1 पाउंड बराबर 100 से आपको 110 रुपये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये घटते बढ़ते रहता है, इसके पर ज्यादा चिंता नहीं करना है, ये 110 रुपये तक देखने को मिल जाएगा। डॉलर की बात करते हैं तो आपको पता ही होगा कि 80-82 के आसपास में अभी चल रहा है, ठीक है। करंट में लगभग सिचुएशन यही है, हमने नहीं देखा लेकिन आसपास में यही होगा, ठीक है। यूरो की बात करते हैं तो ये भी 90 से 100 के बीच में चलता है, ठीक है। यानी 1 यूरो बराबर 90 से 100 रुपए हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सऊदी रियाल की, तो सऊदी रियाल के कितना 20 से 25 के आसपास में चल रहा है, ठीक है। तो अभी कौन सा सबसे ज्यादा कौन हो गया, पाउंड हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि जब अत्यधिक धन कुछ वस्तुओं का पीछा करती है, अत्यधिक धन, नहीं समझ में आया कि क्या कहना क्या चाह रहा है, हम समझाते हैं। जब अत्यधिक धन यानी बहुत सारे धन, जैसे मैं आपके पास में अभी अभी हम समझाते हैं, बहुत अच्छा से समझ जाइएगा, बहुत अच्छा से समझिएगा। मोदी जी ने एक बात बोला था, क्या बोला था कि हम सभी के अकाउंट में 15 लाख रुपया देंगे, याद है, तो ये कि हाँ याद है। पता है क्यों नहीं दिया जा रहा है, अभी हम समझाते हैं क्यों नहीं दिया जा रहा है। सो देखिएगा हमें पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना है, हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। देखिएगा अगर मोदी जी मान लीजिए कि अब 15 लाख रुपया सभी के अकाउंट में दे दिए, ठीक है, सभी के अकाउंट में दे दिए, सभी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपया आ गया, ठीक है। रिक्शा चालक था, सब्जी बेचने वाला था, लैट्रिन साफ करने वाला था, बाथरूम साफ करने वाला था, बाई थी, दाई थी, काई थी, सब के 15-15 लाख रुपया अकाउंट में आ जाता है। अब अब आपको भी अकाउंट में 15 लाख रुपया आ गया। अब आपने जो लैट्रिन साफ करने वाला था, सुपर था, उसको बोले कि लैट्रिन साफ कर दो भाई, तो वही बोला कि हमरे यहाँ करके कर देना यार, तोरे ही हम देंगे, पैसा की कमी थोड़ी नहीं है, 15 लाख रुपया अकाउंट में आया है हमको, तुमको क्या लगता है हमको तुम अति समझ रखा है। बड़ा समस्या हो गया। रिक्शा वाला के पास गए, भैया वहां चलोगे, भैया तू ही हमको लेकर के चलो, तुमको हम ही खुद पैसा देंगे। यार पैसा तो सभी के पास में आ गया है, तो अब कोई काम करना चाह रहा है, तू कहेगी ना, काम तो कोई करना नहीं चाह रहा है। इस जिसको जो बाथरूम साफ करता था वो हम नहीं कर रहा है, कर गया कि नहीं, जिस रिक्शा वाले के पास गए वो बोल रहा है ऐसे ही कि यार समझ में नहीं आ रहा। यानी कहने का मतलब है कि किसी चीज का अब उत्पादन हो रहा, अब जैसे में अब किसान पर आ जाते हैं, तो किसान के अकाउंट में भी 15 लाख रुपया होगा। तो अब किसान क्या गेहूं उत्पादन करना चाहेगा, क्या कह रहे 15 लाख रुपया आइए गया तो इसी से असमझ करेंगे, ठीक है। तो अब जो गेहूं उत्पादन ये करता था वो भी उत्पादन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब समझिए कि पैसा तो सभी के पास में, मार्केट में पैसा सभी के पास में है, लेकिन गेहूं जो उत्पादन होना चाहिए था, जो किसान कर रहा था, वो छोड़ दिया, ठीक है। अब वो छोड़ दिया तो जो बचा हुआ, अब जब मान लीजिए कि पहले 100 केजी गेहूं का उत्पादन होता था, 100 पहले मान लीजिए, अब जैसे में आप मान लीजिए कि पहले 100 गो मोबाइल का उत्पादन होता था, ठीक है, 100 गो मोबाइल का उत्पादन होता था, मोबाइल नहीं आपको गेहूं में ठीक रहेगा, ठीक है। चलिए मकई, हम यहाँ पे मक्का रख लेते हैं। मान लीजिए कि पहले 100 गो मक्का का उत्पादन होता था, ठीक है, 100 गो मक्का का उत्पादन होता था, करता था, ठीक है। हमारा बाजार मतलब कि लोग जो है 100 गो मक्का का उत्पादन कर लेते थे, पैसा सभी के हाथ में आ गया है। तो क्या यार मक्का का उत्पादन छोड़ो यार, इसमें काम बहुत बेकार है, नहीं करेंगे, यानी मक्का उत्पादन नहीं कर, पहले 100 करता था, अब कुछ लोग करेगा कुछ लोग नहीं करेगा। अब मान लीजिए कि जो व्यक्ति था, जो दो व्यक्ति था, वो कहा कि ना यार अब कौची से मन काम करेंगे, मक्का वाला काम छोड़ दिया, यानी अब मक्का का उत्पादन नहीं करा था। अब मार्केट में कितना ही मक्का बचा हुआ है, 3 गो मक्का बचा हुआ है।
अब ये सब देख रहे हैं, ये सब के पास में 15-15 लाख रुपया पड़ा हुआ है। ये जो घेरे ना अभी, ये सबके पास में 15-15 लाख रुपया पड़ा हुआ है। अब एक के तुरी ऐसा तो नहीं कि पैसे वही खाएगा, तो कहे कि ना भैया पैसा तो थोड़े नहीं खाएगा। अब ये एक के तुरी टूट पड़ेगा, भैया मक्का हमको चाहिए, पैसा की कमी थोड़े नहीं है, कि दो ना मक्का। मक्का बाजार में 3 गो है, इतना सारा बाजार में आदमी पहुंचा हुआ है, समझ रहे हैं। तो अब भूख तो सभी को लगेगा ना। ये कहेगा कि देखो भैया हम तुमको 20 रुपये देते हैं, तुम हमको एक मक्का दे दो। ये वाला आएगा कहे कि भैया हम तुमको 50 रुपया देते हैं, एक मक्का दे दो, क्योंकि पैसा तो सभी के पास में है, सभी दे देगा। अब ये वाला, क्योंकि भूख तो सभी को लगेगा ना। अब ये वाला आएगा कहे कि भैया हम तुमको 100 रुपया देते हैं, मक्का हमको दे दो। कहे कि अब फिर ये आएगा कहे कि भैया हम तुमको 200 देते हैं, हमको मक्का दे दो। ये अगर कहे कि भैया हम आपको 500 देते हैं, हमको मक्का दे दो, बहुते कस के भूख लगा हुआ है। ये आएगा कहे कि भैया हम तुमको एक है। देख रहे हैं अब क्या हो रहा है स्थितियां। सो क्योंकि पैसा सभी के पास में है, मांग बहुत ज्यादा है लेकिन प्रोडक्ट बहुत कम है। तो महंगाई बढ़ा दिया कि घटा दिया, तो कहिए कि महंगाई तो बढ़ा के रख दिया है। अब जब महंगाई बढ़ा दिया है तो वैल्यू, पैसा का वैल्यू गिरा कि नहीं गिरा, तो कहिए कि हाँ पैसा का वैल्यू तो गिर गया। वैल्यू किसका बढ़ा, ये मकई का, यानी उत्पाद का वैल्यू बढ़ गया और पैसे का वैल्यू घट गया। जो मकई हमको पहले 5 रुपए में मिलता था, आज हम 1,000 दे रहे हैं फिर भी नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या, किसका वैल्यू बढ़ रहा है, प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है, समझ गए ना। तो चलिए अब इसी को क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। इसी शब्द को क्या बोलते हैं, देखिएगा यही शब्द को समझाने के लिए ऐसे हम बोल सकते थे परिभाषा के रूप में, वस्तु का दाम बढ़ जाता है और रुपया का दाम घट जाता है, और तब हम उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। कितना दिमागवा में घुसेगा, कितना घुसेगा, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, मुद्रास्फीति। मुद्रा, और इसी का उल्टा जब हो जाएगा इन्फ्लेशन, यानी बाजार में प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा और पैसा कम हो जाएगा, तो उसी को क्या बोलेंगे, डिफ्लेशन। समझ में आ गया, यही होता है, यही चीज हम आपको समझाना था, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, अभी हमें अब क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या बोला है कि जब अत्यधिक धन कुछ वस्तुओं का पीछा करता है तो ऐसी, यानी अत्यधिक धन, ढेर मनी धन था ना जी, एक ही चीज का पीछा कर रहा था, ऐसे ऐसे जा रहा था, तो उसको क्या बोलेंगे, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन। समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्या बोला गया कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुरुआत कब हुआ था। देखिएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो ये हुआ था 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या किया गया था, प्रधानमंत्री के द्वारा शुरुआत किया गया था। उस टाइम कौन होंगे प्रधानमंत्री, तो जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी, तब प्रधानमंत्री कौन था। अब देखिएगा, अब ऐसे याद करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं। ऐसे याद कर ले चलेंगे कि पहला टाइम कौन था। देखिए कैसे बनाते हैं इसको। प्रथम की बात करते हैं तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से लेकर के 56 तक, हाँ ठीक है, 56 से लेकर के 61 तक द्वितीय चला था, और 61 से लेकर के 66 तक तृतीय चला था, और 69 से लेकर के 74 तक कब चला था, 69 से लेकर के 74 तक चतुर्थ चला था, और 74 से लेकर के 78 तक कौन चला था, पांचवा चला था। यानी यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना। कोनो दिक्कत नहीं। अब हम फिर यहाँ पे लिखते हैं छठी पंचवर्षीय योजना। तो छठी पंचवर्षीय योजना कब से, 80 से लेकर के 85 ईस्वी तक, ठीक है। और सातवीं कब से लेकर के, तो 85 से लेकर के 90 ईस्वी तक, ठीक है। यानी 7वीं पंचवर्षीय, यानी इसी 85 से 90 के बीच में प्रधानमंत्री कौन थे, यही ना पूछा है। हाँ बिल्कुल। अब हम देखते हैं, देखिएगा 64 ईस्वी में नेहरू जी मर गए तो खत्म हो गया। 64 ईस्वी तक तो नेहरू थे। 64 से 66 तक ईस्वी तक कौन थे, तो 66 तक कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री थे, खत्म हो गए। लाल बहादुर शास्त्री थे, खत्म हो गए। फिर 66 से लेकर के 76 तक कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी, ठीक है। फिर 76-77 के आसपास में यहीं तक थी। फिर 77 से लेकर के 79 तक कौन थे, तो यही मोरारजी देसाई, ठीक है। 79 तक हम पहुंच गए हैं, ठीक है। और 79 से 80 तक बीच में कौन थे, 79 से 80 के बीच में थे ये कौन, तो यहाँ थे चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, ठीक है। 80 तक तो पहुंच गया। अब इसे थोड़ा सा हम मिटाते हैं, ठीक है, इसे मिटा देते हैं ताकि हम फिर और भी आगे बता सकें, ठीक है। देखिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा होगा,
अगर कोई कंटेंट जैसे में कोई होंगे जो आपको कंटेंट आपको अच्छा लग रहा होगा बताने का तरीका, तो थोड़ा सा मेरा मेहनत को भी देखिएगा, ठीक है। लोगों के पास शेयर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ हमें फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो भी बताइएगा, हम उसे तुरंत ही अगले वीडियो में तुरंत उसे सुधार के साथ आएंगे, ठीक है। चलिए, अब हमें क्या देखना था, 80 तक हमने देखा, चौधरी चरण सिंह को देखा, ठीक है। अब पता है चौधरी चरण सिंह के बाद फिर कौन बनती है, इंदिरा गांधी। तो 80 से 84 तक कौन, इंदिरा गांधी। और 84 में तो हत्या हो जाता है इंदिरा गांधी का, ठीक है। तो फिर 85 से फिर 90 ईस्वी तक, 84 से कहिए ना, 84 से फिर 90 ईस्वी तक, 84 5 नवासी होगा ना, तो 89 ईस्वी तक, इसको 89 करते हैं, 89 ईस्वी तक कौन, राजीव गांधी। समझ में आ गया। तब यही ना पूछा था कि 85 से यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना में कौन थे प्रमुख प्रधानमंत्री, तो कौन हो जाएंगे, राजीव गांधी। समझ में आ गया। चलिए, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, तो राजीव गांधी। ए फोर आओ हवेली पर, ठीक है। चलिए, आगे क्या बोला गया है कि इनमें से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम है जो देश के हर गांव में एक प्रशिक्षित महिला समुदाय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रदान करता है। तो देखिएगा, ये जो आशा आप जानते ना है, ASHA, ये आशा, यही आशा जो है ना, ये क्या एक स्वास्थ्य कर्मी है, हर एक गांव में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आशा का कभी कभी आप जैसे में अभी तो आशा के बारे में यहाँ तक पूछा है, हो सकता है कि अगला एग्जाम में आपको इसका पूरा नाम भी देखने को मिल जाए। तो इसका पूरा नाम क्या होता है, एक्री, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखिए, एक्टिविस्ट, ठीक है। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ये आशा का पूरा नाम होता है, ठीक है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय कृषि मंत्रालय का कार्य है। देखिएगा, क्या कार्य है इसके बारे में पूछा गया है, यानी आर्थिक और देखिएगा, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, ठीक है, और कृषि मंत्रालय का कार्य है। तो देखिएगा, कार्य की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे में जो मूल होता है, जैसे किसी चीज का उत्पादन होता है, तब उसके मूल के आंकड़ों का क्या करता है, ये संग्रह करता है कि भैया लाओ, ठीक है, जितना मूल कितना का उत्पादन किया है नहीं किया है उसका संग्रह करने का काम करता है। साप्ताहिक भी करता है और फिर दैनिक भी करता है, ठीक है। और फिर जो खुदरा विक्रेता है, वो खुदरा विक्रेता जो आवश्यक खुदरा विक्रेता है, उसको कीमतों पर भी ये देखरेख करते रहता है, ठीक है। ये कौन करते रहता है, ये दोनों के दोनों जो संस्था है वो करते रहती है, ठीक है। तो अब चलिए इतना पर से खोजने का कोशिश करते हैं कि कौन कौन सा हो सकता है, जो देखिएगा। और पहला में पढ़ते हैं साप्ताहिक और दैनिक, जी हाँ बिल्कुल, साप्ताहिक और दैनिक थोक मूल्य आवश्यकताओं वस्तुओं की खुदरा कीमतों और कृषि फसल की कीमतों का संग्रह बिल्कुल करता है। देश में विभिन्न कृषि विश्वविद्यालय कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। गैर आवश्यक कृषि सब, गैर आवश्यक कृषि वस्तु कहाँ से आ जाएगा, कृषि की बात किया जा रहा है तो विदेशी मुद्रा कमाना, आपको समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आगे क्या बोला गया है कि कृषि नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने प्रतिपालक से स्टार्टअप के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया, उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाया, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त कथन एक कार्यक्रम के रूप में संदर्भित है। देखिएगा, इसके लिए भारत सरकार ने एक योजना जो चलाया था, आपको पता होगा, तो एग्री उड़ान चलाया था, कौन, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, एग्री उड़ान, ठीक है। जो स्टार्टअप क्या स्टार्ट किया गया है कि आप नए नए नवाचार को क्या करिए, बढ़ाइए, जो आपके माइंड में जो नया नया रिसर्च आता है, इनोवेशन आता है, वो आप क्या कीजिए, उसको बढ़ाए। तो उसके लिए एक योजना का स्टार्ट किया गया था, एग्री उड़ान योजना, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया है, ठीक है, देखिए, चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय पंचवर्षीय योजना से जुड़ा है। देखिएगा, भारतीय पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो कब स्टार्ट होता है, 1951 में स्टार्ट होता है। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना कब तक चलती है, 56 तक चलती है, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित है, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, ठीक है। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। द्वितीय की अगर हम बात करते हैं तो 1956 से लेकर के कब तक, तो 61 तक चलता है। कौन से मॉडल पर, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है।
ठीक है, तो देखिएगा पंचवर्षीय योजना से जुड़ा है, तो कौन से पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। देखिएगा रिजर्व बैंक की अगर बात करते हैं तो रिजर्व बैंक का स्थापना कब होता है, तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत में क्या होता है, यंग हिल्टन कमीशन के सिफारिश पर, यंग हिल्टन, ठीक है, यंग हिल्टन कमीशन के सिफारिश पर आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल, कब, 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं इसके, तो इसमें एक गवर्नर, ठीक है, एक गवर्नर, ठीक है, और 4 गो वाइस गवर्नर, ठीक है, और जो अदर जो होते हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं। ठीक है, तो ये वाला आप ध्यान में रखिएगा कि एक गवर्नर और 4 गो वाइस गवर्नर, ये पूछा जाता है, जैसे में अब आने वाले एग्जाम में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनर की आप उसको पैंतरेबाजी को समझिए कि कहां तक वो जा सकता है। ठीक है, अगर बात करते हैं इसके प्रथम गवर्नर कौन थे, तो ओसबॉर्न स्मिथ इसके क्या थे, प्रथम गवर्नर थे। तो प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख आपको देखने क्या देखने को मिलेंगे, सीडी देशमुख, ये आपको देशमुख की बात करते हैं, ये देशमुख कौन से हो जाएंगे, ये भारतीय गवर्नर हो जाएंगे। अगर बात करते हैं कि इसका स्थापना कहाँ हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था। ठीक है, कहाँ में, तो कोलकाता में हुआ था, इसका पहले मुख्यालय कोलकाता में ही था। लेकिन 1937 में क्या होता है कि इसका मुख्यालय कोलकाता से बदल करके कहाँ कर दिया जाता है, मुंबई में। तो आज इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में। ठीक है, आरबीआई के बारे में समझ में आ गया पूरा। अब हम इसको क्या करती है कि जैसे में अब विकास के मुद्दे पर ये डेटा इकट्ठा करती है, बैंकों के बैंकर के रूप में काम करती है, सरकारों को धन प्रोवाइड करने के रूप में काम करती है, ये सारे काम ये कौन करती है, और जो बहुमूल्य वस्तु सोना वगैरह खरीदने का ये काम करती है। ठीक है, इतना सारा ये काम आरबीआई करती है, समझ गए ना। चलिए, महंगाई कंट्रोल करने का काम करती है, बहुत सारे काम करती है। अब हम देखते हैं बाकी ऑप्शन पे, समझ में आ जाएगा। सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री बिल्कुल करती है, और नहीं पूछा गया है तो होगा नहीं। सरकार को ऋण देती है, हाँ जी देती है। आम लोगों से ब्याज प्राप्त करती है, इसको आम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर वही हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक को पहले क्या कहा जाता था, तो अभी हमने चर्चा किया कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला गया है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था, तो कब हुआ था, तो 1907 ईस्वी में हुआ था। तो अभी हमने चर्चा किया है। जहां पे टाइम देने के लिए रहेगा हम बिल्कुल टाइम देंगे। ठीक है, आगे क्या बोला गया है कि जब विकल्प उत्पादों की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग वक्र। अब समझिएगा, विकल्प उत्पाद यानी ऑप्शन प्रोडक्ट, अब नहीं समझ में आया ना, फिर से पढ़ते हैं। जब विकल्प उत्पादों की कीमत, जब विकल्प आपके सामने हो, मतलब कि ऑप्शन हो उत्पाद का, ठीक में उत्पाद में वृद्धि होती है, अभी समझाते हैं। जैसे में आप मार्केट गए, अब ये स्प्राइट का बोतल है, ये प्रोडक्ट हुआ है, ठीक है, और इसी के सामने आपको एक ठो और बोतल मिलेगा कोका कोला का, ठीक है, ठीक है। तो अब अच्छा आप लेने गए स्प्राइट, ठीक है, स्प्राइट लेने गए और यहाँ पे रखा हुआ है कोका कोला, ठीक है। अब कोका कोला लगा हुआ, लेकिन आपने जैसे ही बाजार में गया और मार्केट में जैसे ही पहुंचा, तो मार्केट में जैसे ही पहुंचा तो पता चला कि भैया ये स्प्राइट का दाम तो 100 रुपये कैले है, और बगले में ये कोका कोला है, उसका दाम 80 रुपया है। ठीक है, तो आप खुद आप तो लेके गए थे 80 रुपया, और एक अचानक 20 रुपया बढ़ा दिया है, ठीक है, कौन पे, स्प्राइट वाला बढ़ा दिया है। तो आप क्या कीजिएगा, ठीक है, या आपके पास पैसा है भी, मान लीजिए आपके पास पैसा है भी, तब आप क्या, आप देखिएगा कि यार दोनों तो एक ही जैसा लगभग लगभग है, तो आप क्या कीजिएगा, आप आप स्प्राइट पहले पीते थे सब दिन, लेकिन आज देख रहे हैं कि आज 100 रुपया कर दिया है। हम कभी भी कोका कोला नहीं पीते थे, लेकिन फिर भी देख रहे हैं कि इसका स्प्राइट अभी भी 80 रुपया है, तो आप किधर शिफ्ट हो जाइएगा। तो यार छोड़ो यार, ये 100 रुपया का कौन स्प्राइट लेता है, कोका कोला ले लेते हैं। ठीक है, तो आप क्या हो रहे हैं, आप शिफ्ट कर जा रहे हैं, यानी जैसे में इसका ऑप्शन है आपके पास में तब ना शिफ्ट किया। अगर आपके पास में ऑप्शन नहीं रहता, यानी पेप्सी की जगह कुछ नहीं रहता, ये स्प्राइट की जगह कुछ नहीं रहता, तो आप शिफ्ट कर पाते, नहीं कर पाते, मजबूरी था आपको लेना, जितना बढ़ाएगा उतना आपको लेना पड़ जाएगा। यानी ऑप्शन आपके पास में था, तब आपको क्या कर गए, आप शिफ्ट कर गए, इधर से उधर चले आए, यही बात को बताया जा रहा है। ठीक है, तो समझ गए होंगे। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, बाहर शिफ्ट होता है, समझ गए। चलिए, क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है, प्रत्यक्ष कर, धन कर जो है डायरेक्ट टैक्स है, ये तो है, ये तो खत्म हो गया। आयकर ये डायरेक्ट टैक्स है, इहू नहीं होगा। कारपोरेट टैक्स इहू है, नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला गया है कि पूर्व पश्चिम गलियारा पूर्वोत्तम भाग है। देखिएगा, अगर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है लेकिन फिर भी हम बता देते हैं।
देखिएगा क्या बोला गया है कि अगर के पूर्व पश्चिम गलियारा की बात करते हैं तो पूर्व पश्चिम गलियारा जो ये वाला जो है यहाँ वाला से यहाँ कहाँ से स्टार्ट होता है तो पोरबंदर से, और यहाँ असम के सिलचर तक जाता है। कहाँ तक? असम के सिलचर तक। अब यहाँ से यहाँ तक, यानी देखिएगा ये वाला गाना सुने ना, कश्मीर में तू कन्याकुमारी, तो ये बिल्कुल नहीं, कश्मीर से नहीं, श्रीनगर से। ठीक है, तो श्रीनगर से स्टार्ट होता है और कहाँ तक? तो कन्याकुमारी तक। ठीक है, कन्याकुमारी तक। ठीक है, अब यहाँ पोरबंदर से लेकर के कहाँ तक? सिलचर तक। ठीक है, चलिए अब बन गया। अब देखिएगा क्या बोला जा रहा है कि पूर्व पश्चिम गलियारा का पूर्वोत्तम भाग, तो क्या देखा? असम के कहा में? सिलचर तक। अभी हमने चर्चा किया, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखिएगा रंगराजन कमेटी का गठन, देखिएगा ये अगर हम जब इसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर रहे थे तो रंगराजन कमेटी, ऐसे तो हमने कई बार पढ़ा था कि इसका गठन 2012 में किया गया था, रिपोर्ट जो दिया था 2014 में दिया था। लेकिन जब हम इसके बारे में रिसर्च थोड़ा कर रहे थे ना, अब बुक में भी जब हमने देखा है, तब इसका गठन जानते हैं 2005 देता है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा सर्च कर रहे हैं तो कभी 8 बोल रहा है, कभी 4, कभी 9, समझ में नहीं आ रहा है। अब क्या करें जो हमें खुद नहीं पता चल पा रहा। तो ऐसे तो बुक में 2005 ही देता है। ठीक है, और ये अपना रिपोर्ट पेश करता है 9 में। ठीक है, तो अब आप खुद समझ जाइएगा कि आपको क्या करना है। सो ठीक है, बाकी और भी बुक में अगर दिखेगा तब उसके उसके अनुसार आप कर सकते हैं। ठीक है, ये किससे संबंधित था? तो गरीबी से संबंधित था। और सुरेश तेंदुलकर कमेटी जो थी वो भी गरीबी से संबंधित था। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट। ठीक है, ये ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट का खोजकर्ता कौन थे? ठीक है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट क्या होता है? तो ये जैसे में आप एक देश में घरेलू सीमा के अंदर कोई चीज का उत्पादन करते हैं, तो वो भी तरह से नॉलेज का भी, तो आप कोई कोई पढ़ रहा है तो नॉलेज का भी तो उत्पादन हो रहा है ना। आप बढ़िया से पढ़िएगा तो फिर भविष्य में हो सकता है कि कोई बढ़िया बढ़िया चीज आप खोज कीजिएगा, तो उससे खोज कीजिएगा तो भारत का नाम होगा। फिर उसके बाद में आप रिसर्च कीजिएगा तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीज बनाइएगा, कार बनाइएगा, एरोप्लेन बनाइएगा, तो भारत के जीडीपी में योगदान देगा ना। तो यही बात कहा जा रहा है। तो इसके खोजकर्ता कौन थे? तो इसके खोजकर्ता जो थे अम्बर्टो, ठीक है, अम्बर्टो सुल्पासो। ठीक है, अम्बर्टो सुल्पासो। तो ये इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अम्बर्टो सुल्पासो, इसका आंसर ए हो जाएगा। तो वीडियो यहीं तक था शायद, नहीं एक ठो और है। आगे क्या बोला गया है कि किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है। देखिएगा भुगतान संतुलन यानी हम जब पैसा उसको पे करते हैं उसकी बात किया जा रहा है, तो कौन कौन सा शामिल हो सकता है? वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार करेंगे तो हमको क्या, हमको भुगतान संतुलन हो जाएगा? खाली वस्तुओं का आप व्यापार वगैरह कर रहे हैं, पैसा कौड़ी कुछ हो ही आ ही जा ही नहीं रहा था, क्या भुगतान हम कर पाएंगे? तो कहे कि नहीं, ये तो गलत है। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पे 4 में जो ऑप्शन है 1 2 ना बहुत लड़कन को कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, तो अब देखिएगा पूंजी प्राप्तियां और भुगतान, जी बिल्कुल, हम व्यापार कर रहे हैं तो हमें पूंजी प्राप्त होना चाहिए, पहले तो पूंजी पैसा की बात इसमें अगर तब ना भुगतान होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यही तक था वीडियो। देखिए बहुत मेहनत किया जाता है इसके पीछे, वीडियो के पीछे काफी रिसर्च किया जाता है, तो थोड़ा सा मेहनत आपको दिखता होगा। कंटेंट से आपको फायदा होता है, जेन्युइन आपको लगता होगा कि हाँ हमें फायदा पहुंच रहा है, तो थोड़ा सा शेयर वगैरह कीजिएगा। बहुत ज्यादा छोटा है, जितना इनपुट देते हैं ना उतना आउटपुट बिल्कुल नहीं मिल पाता है। तो ऐसा नहीं है कि मन नहीं क्या बोलें, तो ठीक है जैसा आप लोग सोचिएगा, तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और ऐसा नहीं है कि वीडियो नहीं आएगा, वीडियो डेली आएगा। ठीक है, बस आप दिल लगा करके पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपना ख्याल रखिए, साथ साथ में उनका भी ख्याल रखिए। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।